नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। इतिहास गवाह है कि पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह 1992 में नरसिम्हा राव के शासन में अयोध्या में बाबरी विध्वंस का कलंक देश के माथे पर लगा। नरसिम्हा राव का कार्यकाल सिर्फ बाबरी मस्जिद के गिरने की वजह से ही याद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस दौर में एक और क्रांतिकारी बदलाव हुआ जो आने वाली सरकारों के लिए नजीर साबित हुआ। नरसिम्हा राव के जमाने से ही भारत ने पंडित नेहरू के आर्थिक विकास के सोशलिस्ट मॉडल को छोड़कर पूंजीवादी बाजारवाद को गले लगा लिया। जिस देश की अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी हो कि विदेशी मुद्रा के लिए सोना गिरवी रखना पड़े, उस अर्थव्यवस्था की कमान संभाली मनमोहन सिंह ने, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था। नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश को बाजारवाद और ग्लोबलाइजेशन के रास्ते पर बढ़ाया। बीजेपी ने आर्थिक सुधारों के मनमोहन सिंह मॉडल को संसद में समर्थन दिया। हमने पूरा अर्थव्यवस्था का एक मसौदा तैयार किया। 1992 में उसको सारे देश के सामने रखा। जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जहां हमारे पास पूंजी नहीं है, वहां आवश्यकता पड़ने पर विदेशी पूंजी जरूर। और इसलिए मैं एक बात कहता रहा हूं कि विदेशी पूंजी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर चिप्स यस, बट इन द फील्ड ऑफ पोटैटो चिप्स नो। अर्थव्यवस्था के समाजवादी ढांचे में आमूल बदलाव से लाइसेंस परमिट कोटा राज का खात्मा हो गया। दुनिया ने पहली बार भारत की अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी दिखाई। भारत का बाजार दुनिया के लिए आकर्षण बनने लगा। इस बदलाव से दुनिया में भारत की साख बढ़ गई। आर्थिक सुधारों की यही दिशा आने वाले सरकारों के लिए नजीर बन गई। मैं ये ईमानदारी से कहता हूँ कि हालांकि कई लोग जगह में कहते हैं कि आप इन्हें दस्तावेज तैयार किया, लेकिन जो दस्तावेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको क्रियान्वित करने के लिए जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए और सूझबूझ होनी चाहिए, वो नरसिम्हा राव के पास था। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के बाद नरसिम्हा राव ने कांग्रेस की लगाम अपने हाथ में लेने की मुहिम शुरू की और इसमें उनके सहायक बने राजनीतिक सलाहकार जितेंद्र प्रसाद। ये वो नरसिम्हा राव थे जो प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस में हाशिए पर थे। बाबरी कांड के बाद नरसिम्हा राव कांग्रेस के अंदर घिर गए, लेकिन धीरे धीरे उनका चतुर राजनीतिज्ञ बाहर आता गया और अर्जुन सिंह और शरद पवार जैसे विरोधी किनारे लगते गए। बाबरी कांड के बाद कांग्रेस के अंदर प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की घेराबंदी तेज कर दी। अगुवा थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो थे अपने आप को मास लीडर मानते थे, कुछ हद तक थे भी। वो बड़े दानिशमंद व्यक्ति थे, लेकिन उनकी दानिशमंदी कभी कभी नगण्य हो जाती थी, क्योंकि वो अपने उद्देश्य को पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। अर्जुन सिंह ने बाबरी कांड की आड़ में जनता दल और लेफ्ट से भी रिश्ता गांठ लिया। इस खेमे की मांग थी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकारों को बर्खास्त कर दिया जाए। नरसिम्हा राव बुरी तरह घिर गए। आखिरकार तीनों बीजेपी शासित राज्य सरकारें बर्खास्त कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी एक लोगों के जज्बातों का खेल खेल गई और उससे उसको कुछ मान्यता मिली या कुछ शक्ति मिली, लेकिन उसका हाल क्या हो रहा है? अभी मंजिल बहुत दूर है। राज्य सरकारों की बर्खास्तगी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां अदालत ने सरकार के फैसले को सही पाया। वहीं कांग्रेस के भीतर नरसिम्हा राव समर्थक और विरोधियों की जोर आजमाइश बढ़ गई। लोगों ने एक चला दिया है चक्कर कि कांग्रेस टूटने जा रही है, कांग्रेस टूटने जा रही है, तो हमारा ये कहना फर्ज हो जाता है, कर्तव्य हो जाता है कि कांग्रेस नहीं टूटेगी। और नरसिम्हा राव हर कीमत पर खुद को कांग्रेस का सुप्रीम नेता बनाने में लगे थे। आखिरकार
नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री के साथ साथ कांग्रेस अध्यक्ष बनने में भी कामयाब हुए। President of the Indian National Congress, I had the honor to be the President of the Indian National Congress. सियासती मुसीबतों से रास्ता निकालने में माहिर नरसिम्हा राव ने कांग्रेस के अंदर बढ़ते विरोध को थाम लिया। कांग्रेस की राजनीति को जहां नरसिम्हा राव ने कंट्रोल कर लिया, वहीं आर्थिक सुधार पर लेफ्ट जैसी पार्टियों के विरोध को भी नरसिम्हा राव ने दरकिनार कर दिया। लेकिन उनकी सरकार पर एक और धब्बा लगा, शेयर बाजार के घोटाले का, जिसके छींटे खुद नरसिम्हा राव पर भी पड़े। हर्षद मेहता ने तो सीधे प्रधानमंत्री पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया, लेकिन ये भ्रष्टाचार के आरोपों का दी एंड नहीं था। शेयर बाजार के घोटाले के बाद तो एक से बढ़कर एक घोटाले सामने आते गए। 91 के बाद यह दौर आया आर्थिक उदारीकरण के साथ कि बाजार हावी हो गया, विचार पीछे चले गए और बाजार का एकमात्र सूत्र है किसी कीमत पर कोई भी पैसा खर्च कर सामने जो आप परिणाम चाहते हो उसको खरीद लेना, अपने फेवर में लाना। वो दौर की शुरुआत नरसिंह राव के जमाने में हुई। लेकिन सरकार की साख को धब्बा लगाया शेयर बाजार में हर्षद मेहता कांड ने। जून 1992 में मीडिया रिपोर्ट आई कि स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने बैंकों के साथ मिलकर शेयर बाजार में बहुत बड़ा घोटाला किया है। भारतीय उदारीकरण का एक दूसरा चेहरा था कि बिना श्रम किए, बिना परिश्रम किए लोग अरबपति और करोड़पति बनने लगे। अरबपति करोड़पति छोटे बहुत संपत्ति वाले बनने लगे, अरबपति करोड़पति से कई गुना अधिक। और ये सारे जाल और फरेब के द्वारा। हर्षद मेहता उसके पहले नुमाइंदे थे। सीबीआई ने जांच की, हर्षद मेहता गिरफ्तार हुआ। जेल से रिहा होने के बाद 16 जून 1993 को हर्षद मेहता ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हर्षद मेहता ने आरोप लगाया कि उसने नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए रिश्वत दी। Yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. पहली बार प्रधानमंत्री पर कोई घूस देने का आरोप लगा था। उसके बाद शेयर मार्केट क्रैश किया। हर्षद मेहता पर जांच भी बैठी, या शेयर मार्केट में क्यों क्रैश किया इस पर जांच होने लगा। लेकिन उस दौर से शुरुआत यह हो गई कि बड़े पदों पर बैठे लोगों को कॉरपोरेट घराने या पूंजी नियंत्रित करने लगी और पहली बार प्रधानमंत्री पद पर इतना गंभीर आरोप लगा। बोतल से भ्रष्टाचार का एक जिन्न निकला तो फिर मानो तांता लग गया। 28 जुलाई 1993 को नरसिम्हा राव को लोकसभा में विश्वास मत हासिल करना था। अजीत सिंह की पार्टी को नरसिम्हा राव तोड़ चुके थे, फिर भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं था। आरोप है कि शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा के 6 सांसदों के साथ डील हुई। समर्थन के एवज में जेएमएम सांसदों को भारी भरकम रकम दी गई। कई सांसदों को पेट्रोल पंप दिए गए। इस रिश्वत कांड का भांडा तब फूटा जब जेएमएम सांसद दिल्ली के एक सरकारी बैंक में रिश्वत के पैसों को फिक्स डिपॉजिट करवाने पहुंच गए। अनेक विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में शुरू करी कि उन्होंने जनता दल को तोड़ा, उन्होंने 20 लोग वहां से निकाली थी और ये जेएमएम 4-5 लोग थे। अब उनको कैश में दिया होगा पैसा और इन्होंने जाकर बैंक में जमा कर दिया, तो इसमें पकड़े गए थे। उन लोगों ने बैंक में रखा और वो चीजें, वो सबूत पकड़े गए, सामने आए, उस पर जांच शुरू हुई, सब पता चला, पूरे देश ने जाना। पर अंतिम परिणति तक तो इस देश में कोई जांच पहुंचती नहीं, वो भी नहीं पहुंची। हालांकि उसमें बहुत सारे सबूत मिले, बैंकों में पैसे जमा कराने के सबूत मिले और तथ्य मिले, जिसे पता चला कि पैसे देकर उनका समर्थन
सरकार ने खरीदा और उस समर्थन की बदौलत वो सरकार कायम रही। नरसिम्हा राव के वक्त चंद्रा स्वामी की तूती बोलती थी। नरसिम्हा राव को आपने अपना चेला कैसे बना लिया? मैं तो चला अकेला, खुद ही गुरु खुद ही चेला। मैं किसी को चेला वगैरह नहीं बनाता हूँ, उनसे मेरे आत्मिक संबंध अवश्य है। चंद्रा स्वामी और के तिवारी के नाम सेंट कीट्स धोखाधड़ी में आए, जिसमें नरसिम्हा राव भी आरोपी थे। यह साजिश वीपी सिंह को बदनाम करने के लिए की गई थी। वीपी सिंह के बेटे अजय सिंह के नाम पर फर्जी दस्तावेज बनाए गए। अजय सिंह के नाम पर सेंट कीट्स के फर्स्ट ट्रस्ट कॉरपोरेशन बैंक में $21 मिलियन जमा करवाए गए। चंद्रा स्वामी ने 1989 में जब सेंट किट के कागज फोर्ज किए, नकली कागज बनाए वीपी सिंह को बदनाम करने के लिए, तो कागज फोर्ज करने के बाद मुझे बुलाया अपने आश्रम और वो कागज मुझे दिखाया और मेरे जरिए ये कहा कि मैं ये वीपी सिंह को दिखाऊं और ये कहा कि अगर वीपी सिंह कहेंगे तो मैं इसे ठीक करा दूंगा। फर्जी दस्तावेज के आधार पर खुले खाते का लाभ वीपी सिंह को होना था। तो एलिगेशन हम पर लगाया गया कि हमने विश्वनाथ सिंह के बेटे का पासपोर्ट लंदन से इंडियन एम्बेसी को कह के वो पासपोर्ट मंगाया और उसकी कॉपी, उसके सिग्नेचर, जो उसका सिग्नेचर उसमें था, उसकी कॉपी मैंने चंद्रा स्वामी को दे दी और चंद्रा स्वामी उसी के आधार पर वो अकाउंट खोलवाया। इसलिए हम पर केस हुआ और हम लोअर कोर्ट से छूटे, हम हाई कोर्ट से छूटे, हम सुप्रीम कोर्ट से छूटे। बाद में सेंट कीट्स मामले के आरोपों से नरसिम्हा राव बरी हो गए, लेकिन राव सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के छींटे पड़े। बॉफोर्स जांच से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के बाद नरसिम्हा राव सरकार के मंत्री माधव सिंह सोलंकी का इस्तीफा हो चुका था। अब बारी थी कल्पनाथ राय। चीनी आयात घोटाले में कल्पनाथ राय गिरफ्तार भी हुए। चीनी घोटाला केवल नरसिंह राव और उसके बेटे प्रभाकर राव और राजेश्वर राव ने किया है। न चीनी मैंने खरीदी, न चीनी मैंने बेची। फिर सामने आया शहरी विकास मंत्रालय में घोटाला, जिसमें मंत्री पी के थुंगन को इस्तीफा देना पड़ा। रेल मंत्री सी के जाफर शरीफ जर्मन कंपनी से 30 इंजनों की खरीद के घोटाले में कैबिनेट से निकाले गए। खान मंत्रालय भी भ्रष्टाचार में फंसा जब बेलाडीला लोहा खदान जापानी कंपनी को दिया गया। महाराष्ट्र के ढबोल में एनरॉन कंपनी को इजाजत देने के सवाल पर ऊर्जा मंत्रालय का भ्रष्टाचार जग जाहिर हुआ। नरसिम्हा राव के वाणिज्य मंत्री पी चिदंबरम को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा। देश में भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी बुरी तरह से बढ़ी और करप्शन तो जो 64 करोड़ के मुद्दे के ऊपर राजीव गांधी की सरकार चली गई थी, लेकिन उसके 3 साल के भीतर पहला स्कैम 5000 करोड़ का हुआ, जो विदेशी बैंकों ने हमारा पैसा साइफन किया। उसके बाद तो 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, इस तरह के घोटाले हुए। लोगों के जेब में पैसा कम गया, थाली से रोटी कम हुई, भ्रष्टाचार की वजह से काम करना मुश्किल हो गया। नरसिम्हा राव इस राय के थे, वो पुराने कांग्रेस वाले थे कि छेड़ो मत और जो चलता है चलने दो। समय एक समाधान की एक शस्त्र है, जितना समय बीतेगा ठीक हो जाएंगे। ये सब बीमारियां आई हैं 100 साल से, तो इसको एक दिन में इसका समाधान नहीं निकल सकता, वह दूसरे काम करें। इस प्रकार की भावना के कारण वो उनकी बुरी हाल हुई। यूं तो नरसिम्हा राव की पैठ विरोधी पार्टियों में भी थी, लेकिन उन दिनों एक लाल डायरी का ऐसा आतंक मचा कि पक्ष विपक्ष के सारे नेता लपेटे में आ गए। ये वही लाल डायरी थी जिसने बीजेपी के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राजनीति पर भी सवालिया निशान लगा दिया। क्या था उस लाल डायरी में, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नरसिम्हा राव सरकार के लिए कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय सहमति की सरकार थी। मतलब जब जब अल्पमत वाली नरसिम्हा राव सरकार पर संकट आया,
उसने किसी न किसी तरीके से बहुमत का आंकड़ा जुगाड़ कर लिया। गठबंधन के इसी दौर में एक लाल डायरी सामने आई। इस लाल डायरी में ऐसे तमाम लोगों के नाम दर्ज थे जो सत्ता पक्ष में भी थे और विपक्ष में भी। विरोधियों के मुताबिक ये लाल डायरी नरसिम्हा राव की ही साजिश थी। नरसिम्हा राव के समय 64 करोड़ रुपए के जैन हवाला कांड से बहुत बवाल मचा। सीबीआई ने मध्य प्रदेश के उद्योगपति बीआर जैन की एक डायरी बरामद की। इस लाल डायरी में जिक्र था कि कैसे सभी पार्टियों के नेताओं को अवैध तरीके से यानी हवाला के जरिए पैसे दिए गए। इस डायरी में कैबिनेट मंत्री से लेकर विपक्ष के नेताओं तक के नाम थे। जैन हवाला कांड का तमाशा बहुत हुआ। सिर्फ एक डायरी के बेसिस पे, कुछ डायरी में लोगों ने किसी ने कुछ नाम लिख रखे थे और उस डायरी को आधार बना के, सबूत आधार बना के सीबीआई ने सारे कार्रवाई कर डाली, जिसको लेके जो है काफी राजनीतिज्ञ प्रभावित हुए। नरसिम्हा राव सरकार के 8 मंत्रियों समेत बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी, जनता दल के शरद यादव, कांग्रेस टी के नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह, समाजवादी जनता दल नेता यशवंत सिन्हा और कांग्रेस आई के नटवर सिंह और कल्पनाथ राय जैसे नेताओं के नाम थे। मैंने तो कहा इस बात को कि जो जिनके नाम डायरी में आ गए वो दुर्भाग्यशाली हैं, जिनके नाम नहीं आए वो सौभाग्यशाली हैं। इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। साजिश तो बाद में बन गई, चुके उसमें कई नरसिम्हा राव विरोधी नेता भी फंस गए, विरोधी पक्ष के नेता फंस गए, लेकिन पैसे कई लोगों ने लिए, ऐसा उसके साक्ष्य मिले थे। बीजेपी समेत सभी दलों ने जैन हवाला कांड को नरसिम्हा राव की साजिश करार दिया। नरसिम्हा राव पर आरोप लगे कि उन्होंने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए हवाला कांड का प्लॉट तैयार किया। हवाला कांड में नाम आते आडवाणी ने फौरन संसद से इस्तीफा दे दिया। और बाद में कोर्ट ने कहा कि डायरी कोई सबूत नहीं होता, कोई अपनी डायरी में कुछ भी लिख ले, इससे क्या बनता। कोई अपने घर पे कुछ भी लिख के रख ले कि हमने इसको इतना पैसा दिया, उससे क्या मतलब होता। ये सबूत नहीं माना जाता। उस आधार पर सब लोग छूट गए बाद में, लेकिन ये निश्चित रूप से उसका राजनीतिक नुकसान बहुत हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी किताब माई कंट्री माई लाइफ में लाल कृष्ण आडवाणी लिखते हैं कि अगर 1995 के जैन हवाला कांड में उनका नाम नहीं आता तो आज उनकी सियासत किसी और ऊंचाई पर होती। आखिर किस ऊंचाई की बात कर रहे हैं आडवाणी जी, ये हम आपको बताएंगे अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए News 24।